हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आप रज़िया सुल्ताना के चैनल पे आए दिन लेटेस्ट नॉवेल्स ऑडियो की शक्ल में सुनते रहते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये काविश बहुत पसंद आ रही होगी। गाइस, आज मैं आपके लिए एक नया नॉवेल स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है उसरी युसरा और जिसे लिखा है हुस्ना हुसैन ने। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी ये काविश आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं। उसरी युसरा अज हुस्ना हुसैन। जन्नत खुदा के लिए ड्रेसिंग टेबल का सामान बिखर गया। दीवार गिर अलमारी के शीशे झमाके से टूट गए। कांच का गुलदान जो शदीद नफरत और इंतकाम से फर्श पर फेंका गया था, उसके टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर गए थे। जन्नत, जन्नत ऐसे ना करो। जन्नत नहीं, जन्नत मेरा बच्चा। जन्नत खुदा के लिए। एक तरफ एक पुकार, एक इल्तिजा। उसने पलकें झुका कर देखी। मंजर एक लख्ते के लिए धुंधला हुआ था। शायद आंखों की नमी भरी थी, शायद रोशनी मध्यम पड़ी थी। बुरहान, बुरहान, मुझे बचा ले। दिल खराश चीख के साथ ही उसकी आंखें एक झटके से खुल गई थी। बेड क्राउन के साथ लगा अपना सर उठाते हुए वो हड़बड़ा कर सीधी हो बैठी थी। दाहिना हाथ बेसाख्ता मुकामे कलब पर आन ठहरा था। मुकामे कलब मुकामे अलम था। मुकामे अलम मुकामे इब्तला। तनफ्फुस भारी, हलक खुश्क और खौफ के आहनी शिकंजे में झकड़ा दिमाग माउफ। नाइट स्टैंड की जरका रोशनी में कामदार अरूसी जोड़े के दामन पर नजर पड़ते ही वो अपने ख्वाब के असर से बाहर आ गई। बेसाख्ता सर उठाकर उसने मतवहश निगाहों से इतराफ में देखा। सफेद और स्याह रंग की थीम में खूबसूरती और नफासत से सजे एक वसी और अरीज बेडरूम में वो जहाजी साइज बेड पर गोल्डन ब्राइडल ड्रेस में मलबूस थी। ये घर उसका नहीं था, ये कमरा भी उसका नहीं था। सेकंड के 1000वें हिस्से में चंद घंटे पहले निकाह और फिर रुखसती का मंजर उसकी आंखों के सामने लहरा गया। खुश्क लबों को तर करते हुए अरूसी जोड़े का दामन अपने हाथों में संभाल कर वो बेड से उतर गई। चूड़ियां खनक उठी, बिंदिया मुतहरक हुई। सोने के नफीस अवेजे उसकी सराही नुमा गर्दन पर आगे पीछे झूल झूल गए। वो इंसान होकर साकत थी, लाखों की ज्वेलरी बेजान होकर मुतहरिक। कपकपाती उंगलियों से दरवाजा खोलकर वो कुछ खौफ कुछ घबराहट के साथ बाहर आ गई। मास्टर बेडरूम की दाएं समत एन सामने गोल जीना था जो नीचे की तरफ जाता था। उसी जीने की इब्तदाई सीढ़ियों पर वो उसे बैठा दिखाई दे गया था। जन्नत की धड़कन एक लम्हे के लिए जैसे थम सी गई थी। सर गिरा हुआ, कंधे झुके हुए और मुट्ठियां इस सख्ती से भींची हुई जैसे वो जब्त के आखिरी मराहिल से गुजर रहा हो। दुराने सफर उसका मूड खुशगवार नहीं था। वो जानती थी निकाह के वक्त भी उसके तेवर ठीक नहीं थे। वो ये भी जानती थी बड़े अजीब है ये फारिस भाई। सिद्रा ने खास तौर पर नोटिस किया था। निकाह के पेपर पर ऐसे साइन कर रहे थे जैसे कुछ कहते कहते वो यकायक खामोश हो गई थी। जैसे उसने घुनेरी पलकों की झालर उठाकर उसे देखा था। जैसे कुछ नहीं, लबों पर मुस्कुराहट सजाकर उसने बात अधूरी छोड़ दी थी और वो अधूरी बात जैसे अब मुकम्मल होने को थी। खुद पर तारी उस जमूत को तोड़ते हुए वो एक झटके से उठकर उसकी तरफ मुड़ा था। उसकी तीखी गहरी आंखों में गैजो गजब का भरता हुआ तासुर जन्नत बिन्नते कमाल की रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट दौड़ा गया। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। भारी गंभीर आवाज, पथरीला सख्त लहजा। लहंगे का फाल संभालते जन्नत की मखरूती उंगलियों की गिरफ्त इतनी मजबूत हुई कि मोती और नगीने हथेलियों में चुभने लगे। ये एक कागजी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ कागज तक महदूद रहेगा। एक एक लफ्ज नफरत से अदा करते हुए उसके और अपने माबैन चंद कदमों के फासले को उसने एक ही लम्हे में पाट लिया था। कागजी रिश्ता
वो फटी फटी आंखों से उसे देख कर रह गई थी। मम्मी को एक बहू चाहिए थी, सिर्फ एक बहू। बाजू से पकड़कर खासे जारहाना अंदाज में उसे रास्ते से हटाया गया। यहाँ सिर्फ बहू बनकर रहो, बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा और मैं बहुत बुरा करूँगा। आंखों में सख्ती से देखते हुए उसने उंगली उठाकर धमकी दी थी। फिर उसी सरायत से वो कमरे में चला गया था। सदमे से माऊफ होते दिमाग के साथ जन्नत ने मुड़कर उसे बेयकीनी से देखा था। वो जो बहुत इज्जत और मान से उसे रुखसत करके अपने घर लाया था, वो अब कुछ नफरत और हकारत से बेड पर बिखरी गुलाब की पत्तियों को हटा रहा था, फूल बेलों को नोच खसोट कर फेंक रहा था। ताजा गुलाब के बुक्के तो उसने फर्श पर दे मारे थे। वो मुश्तअल था, उसका बस नहीं चल रहा था। वो कमरे की एक एक चीज तहस नहस कर दे, आग लगा दे, सब तबाह कर दे। जन्नत की शहद आंखों में अरमानों का खून रच गया। कपकपाते लबों पर सकूत ठहर गया। वो सरापा हुज़न बनी आंखों में हैरत, सदमा और बेयकीनी लिए उसे देखकर रह गई थी। मगरबी दीवार पर विक्टोरियन तर्ज का एक आईना ऐस्तदा था, जो उसका अक्स खुद में समाये पोशीदा हकीकत को उसके चेहरे पर ले आया था। हकीकत सच्चाई का रूप धारे एक बददुआ थी, जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई थी। यहाँ तक घर छोड़ने से, शहर बदलने से, नए रिश्ते बनाने से उसका नसीब नहीं बदला था। नफरत और धुतकार अब भी उसका मुकद्दर रही थी। लानत, फटकार अब भी उसका नसीब ठहरी थी। गेट लॉस्ट। दांत पीसकर, मुट्ठियां भींचकर उसने हुक्म दिया था, मगर वो पत्थर हुई खड़ी थी। जरा सा इर्ताश भी उसके वजूद में पैदा नहीं हुआ था। आई सेड गेट लॉस्ट, डैम इट। अब की बार वो हलक के बल धाड़ा था। भारी कामदार लिबास का फैला हुआ घेरा दुधियाई हथेलों में संभाले वो बेइख्तियार पीछे हट गई थी। दरवाजा ऐन उसके मुंह पर बंद हुआ था। खट्टा की आवाज के साथ मुखफल भी हुआ। एक एक करके खुशगुमानी के तमाम दिए बुझ गए। एक एक करके सारी उम्मीदें खाक हो गई। हमेशा अच्छा सोचना, सब अच्छा होगा। उसने अच्छा सोचा था, मगर अच्छा ना हुआ था। हर उसर के साथ युसरा था और उसके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर तरफ उसर ही उसर था। मुश्किल ही मुश्किल, आजमाइश ही आजमाइश, महरूमी ही महरूमी, सजा ही सजा। वो उल्टे कदम पीछे होती गई, यहाँ तक के दीवार से जा लगी। राहदारी के एक सिरे पर सीढ़ियां थी, तो दूसरे सिरे पर छोटा सा लाउंज, जिसकी दीवार पर खिड़कियों से पूरा चांद नजर आ रहा था। तुमने माहीन के साथ जो किया है जन्नत, खुदा तुम्हें इसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगी। सिसकियां सीने में मचल गई, आंसू पलकों पर लर्ज गए। सारी जिंदगी तुमने अम्मी को दुख दिए हैं, सारी उम्र तुम उनके लिए अजाब बनी रही हो। सीने में दर्द उठा, तनफ्फस भारी होने लगा, निगाह बंद दरवाजे पर ठहर गई। ऐसी बेटियों को पैदा होते ही मर जाना चाहिए। लफ्ज नश्तर थे, रूह घायल हुई थी। बामुश्किल कदम उठाते उसने लाउंज का रुख किया था। पूरी तारीखियों के मुनव्वर चांद के सामने वो बेनूर क्रिस्टल फानूस के नीचे सोफे पर बैठ गई। अब वो एक एक करके पिन्ने निकाल रही थी। शोर अब भी था, आवाजें अब भी गूंज रही थी। वो सर से दुपट्टा उतार कर अपने हेयर स्टाइल के बाल खोलने लगी। हेयर स्प्रे से बाल अकड़े हुए थे, बामुश्किल सीधे हो पाए। उसने फिर कानों के अवेजे उतारे, गले को नेकलेस की गिरफ्त से आजाद किया, बिंदिया उतार कर मेज पर रखी। उन्हें मत उतारो जन्नत, अभी जी भर कर देखने दो मुझे। हलक में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारते उसने लब भींचकर ख्यालात को झटकना चाहा, अफकार को भटकाना चाहा, मगर नाकाम रही। आज की रात कुछ भी उसके जहन से महव होने वाला नहीं था। रह रह कर एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक साथ याद आ रही थी उसे। खुदा तुम्हें इसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगी। सजा? पलकों की दीवारों में शगाफ डालते चंद आंसू उसके गालों पर लड़क गए। ये भी बुरहान का एहसान है कि उसने तुम पर केस नहीं किया, वरना सोचो वो क्या नहीं कर सकता था। हाँ, तुम सोचो, अब तुम सोचो, आज तुम सोचो।
कमरे की हर एक शय आवाज बन गई, कल्बो जान को आजाद कर गई। बद्दुआ, बद्दुआ। खिड़कियों से सर्द हवाएं सरसरा कर गुजरी थी। सजा जजा। लॉन में ऑस्टर और आर्कटोस के बेशुमार फूलों से होती हुई सजा बैरूनी दीवारों के उस पार सड़क पर झुके इमलतास के दरख्तों पर ठहर गई थी। हलक में उबरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारे जन्नत ने घुटनों पर सर रख दिया। आज की रात एक मुश्किल रात थी उसके लिए, और उसके लिए भी जो बंद कमरे में अपना सर थामे खामोश बैठा था। दीवार गिर खिड़कियों से झांकते हुए सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने किस्मसाकर आंखें खोल दी थी। आफताब का नूर उसके अंदर नहीं गया था। गारों की तरह कुछ तारीकियां उसके वजूद का भी हिस्सा थी। उठकर बैठते हुए उसने शानों पर आगे पीछे बिखरे शहद रंग के बालों को समेटकर दाहिने कंधे पर डाल दिया था। चेहरा सुता हुआ था। बेख्वाबी का शिकार सुर्ख मतवरम आंखों में नमी ठहरी थी। फर्श पर कदम जमाते हुए उसने बेख्याली में सर उठाया था और अगले ही लम्हे अपनी जगह थम कर रह गई थी। सियाह जीन्स पर आसमानी रंग की शर्ट में मलबूस वो सिंगल सोफे पर टांग जमाए खासे शहाना अंदाज में बैठा था। धूप में लाइट ब्राउन सा शेड देते घने स्याह बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। रगें तनी हुई थी, जबरे बिंचे हुए और गहरी हिजल आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। उसने दाहिने हाथ में एक किताब उठा रखी थी। सर्द निगाहों से मुतालिया जारी था। जन्नत की हार्ट बीट मिस हुई। सांस तो पहले से रुका हुआ था। उसके वहमों गुमान में भी नहीं था कि इस तरह इतने सवेरे वो उसके सामने बैठा होगा। वो ताखीर से बेदार होने पर आज खुद शर्मिंदा हो गई। कल रात जो कुछ हुआ इसकी भनक मम्मी को नहीं पड़नी चाहिए। किताब बंद हो चुकी थी, बिल्कुल दरवाजे की तरह। अब वो उठ खड़ा हुआ था। बेपरवाही से जेबों में हाथ डाले जाने के लिए मुड़ गया था। जन्नत ने बेसाख्ता निगाह उठाई थी। फारिस वजदान शिराजी इंटरप्राइजर का सीईओ, दराज कद, चौड़े शाने और वर्जिशी जसामत का मालिक, एक खूबसूरत नौजवान जो गोल जीना उतरता अब नजरों से ओझल हो चुका था, मगर उसके कदमों की आहट थी कि राहदारी में ही ठहर गई थी। बंद दरवाजे की आवाज भी वहीं कहीं भटक रही थी। तलख रवैया, सख्त लहजा और निकाह की हैसियत की वजाहत करते बेरहम अल्फाज मुतहरिक हुए थे। पलट पलट कर उस पर वार करने लगे थे और वो साकतो सामत अपने टूटे बिखरे वजूद से लापरवाह, कुछ खौफ, कुछ बेचारगी और कुछ उलझन से नसीब और किस्मत की इन भूल भुलैयों को देखने लगी थी जो हर बार हमेशा उसे एक ही मुकाम पर ले आती थी। वो मुकाम जिसका तायुन कई बरस पहले तपती हुई एक दोपहर में हुआ था। वो मुकाम जो आग की तरह था, सुलगा सुलगा कर राख करता था, फिर खाक कर देता था। वो पैरों तले रोंदी जाने वाली उसी मिट्टी से एक बार फिर जन्म लेती थी। हर बार इस उम्मीद के साथ कि अब कुछ मुख्तलिफ होगा, हर बार इस यकीन के साथ कि अब वो कबूली जाएगी, मगर हर बार वही होता जिसकी तवक्को ना होती, हर बार वही मिलता जिसकी चाहत ना होती। एक मध्यम सी मुस्कान उसके सख्ती से भींचे लबों को नरम कर गई। फिर वो हंस दी, यूं ही अचानक, बिला वजह, बिला सबब। वजदान हाउस के दरो दीवार में उसकी हंसी की झनकारियों गूंजी। वजदान हाउस के दरो दीवार में उसकी हंसी की झनकार यूं गूंजी जैसे कोई जब्त करते करते अचानक रो पड़ा हो। निकाह और रुखसती जितनी सादगी से हुई थी, वलीमे की तकरीब उतने ही शानदार तरीके से मुनक्कद की गई थी। दुल्हा के हमरा जब वो स्टेज पर आई तो हर एक की निगाह में सताइश ठहर गई थी। फारिस वजदान अगर अपनी वजाहतों में बेमिसाल था तो जन्नत बिन्नत कमाल भी अपनी पुरएतमाद शख्सियत और पुरकशिश नकोश के बाइस बाकमाल नजर आ रही थी। उसकी शहद रंग आंखें रोशन और कोमल चेहरा मुनव्वर था। गुलाब की नरम पंखड़ियों जैसे लबों पर मध्यम सा तबस्सुम ठहरा था। उसके तासुरात मसनूई ना लगते थे, ना ही अंदाज में बनावट नजर आती थी। यूं लगता था जैसे उसे वाकयातन मोहब्बत करने वाला रफीक मिल गया हो।
रफीक हयात भी ऐसा जो अपनी आन बान में शहजादों जैसा हो, नाम की तरह मैदान हयात का कोई शाह सवार नजर आता हो, मगर वो शाह सवार शरीके हयात बनकर जुबान की दो धारी तलवार से एहसासात और जज्बात को कत्ल करने वाला भी हो तो उसका जहन फिर से भटका था। सोच और ख्यालात फिर से मुंतशिर हुए थे और उसने एक बार फिर वाइट क्लच पर गिरफ्त मजबूत करते हुए अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। सफेद और सुर्ख फूलों से डेकोरेट किए गए खूबसूरत हॉल में यहाँ वहाँ देखते पहलू में बैठे फारस वजदान के ब्लैक 3 पीस सूट से उठती मर्दाना कलोन की खुशबू महसूस करते वो पलकें झुका झुका कर आंखों में उभरती नमी को दबाने की सही कर रही थी। तुम खुश तो हो ना जन्नत? बराबर में बैठी सायरा खाला ने बहुत मोहब्बत और मान से पूछा था। जन्नत ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। वो जिस एहसास के बारे में इस्तफसार कर रही थी वो उसके आसपास, उसके अंदर, उसके दिल कहीं भी नहीं था, मगर वो इस बार सही मायनों में उनके लिए मुबहम रहना चाहती थी, राज होना चाहती थी। वो उन्हें और उनकी फैमिली के एक एक फर्द को ये तासुर देना चाहती थी कि उसे अपनी जन्नत मिल चुकी है, सजाएं खत्म हुई, वो जहन्नुम से बाहर आ गई। बहुत, उसने कहा था। उसकी आवाज खोखली थी, मगर लबों पर उभरती खूबसूरत मुस्कुराहट हर अजियत छुपा गई थी। आंखें भी कमाल की अदाकारी करती थी। तकलीफ दे तबस्सुम में ढलकर उसके चेहरे को पुरकशिश बना गई। सायरा खाला ने उसके कंधों पर बाजू डालते हुए अपने करीब करके पेशानी का बोसा ले डाला। वो अब बहुत खुश और मुत्तमिन नजर आ रही थी। शेराजी खानदान के साथ ये रिश्ता उनकी तवस्सुत से सर इंजाम पाया था। ये शादी भी उनकी वजह से मुमकिन हो पाई थी। यही वजह थी कि जन्नत उन्हें सुकून भरी इस कैफियत से महरूम नहीं करना चाहती थी। लब भींचकर पलकें झुकाकर आंसुओं को रोकते हुए उसने सर उठाया तो निगाहें मिसेस शेराजी से टकरा गई। कामदार मैरून साड़ी में मलबूस लाइट सा मेकअप किए वो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर पर विराजमान थी। चेहरा निखरा निखरा सा तरोताज़ा लग रहा था। स्याह आंखों में खुशी की चमक लहरा रही थी। लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजी थी। गो के हार्ट पेशेंट थी। फालिज के 22 टांगों से भी माजूर, मगर अपने बेटे की शादी पर वो बहुत सेहतमंद, हशाश बशाश और खुश नजर आ रही थी। उसे देखते हुए मुस्कुराई तो जन्नत भी मुस्कुरा दी और कोई भी देखकर बता सकता था कि वो इस औरत के लिए कितने दिल से मुस्कुराई थी। शाम का अंधेरा धरती पर फैल चुका था। दीवार गिर खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। 15वीं का पूरा चांद उसके अकब में था। वो कुछ देर पहले मिसेस शेराजी के हमरा घर पहुंची थी और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ बेदर्दी और झंझलाहट से अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। आंखों में नमी थी। चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वलीमा रिसेप्शन के दौरान वो कितनी पुरएतमाद रही थी और वो अब जब तन्हाई मुयस्सर हुई थी तो कैसे टुकड़े टुकड़े हो रही थी। जिंदगी फूलों की सेज किसी के लिए भी नहीं होती जन्नत, मिसेस शेराजी ने कुछ देर पहले उसे पास बैठाकर कहा था। नए माहौल, नए रिश्तों में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। वो वक्त तहम्मुल मजाजी की तलब रखता है, सब्र चाहता है। फिर उसका हाथ थामकर अपने हाथों में लेकर मोहब्बत से उसकी आंखों में देखा था। दुनिया का सबसे हसीन और शफाफ जज्बा मोहब्बत का है। इस जज्बे में सलाहियत है नफरत की हर चट्टान को पाश पाश कर देने की। जन्नत की आंखों में एक कुर्ब ठहरा था। वो उसकी मुस्कुराहट से उलझा था, उसके चेहरे पर बिखरा था। गोया मिसेस शेराजी जानती थी अपने बेटे को, अच्छी तरह से समझती थी उसे। तुम्हारी फारस से शादी मेरी वजह से नहीं हुई है, ना ही तुम्हारी खाला की वजह से। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। बात घूम फिर कर फिर एक बार उसके नसीब तक आ गई थी। हर बार ये लफ्ज उसे डरा देता था, हर बार ये सच्चाई उसे तरपा देती थी। अगर अब भी नसीब ही यहाँ लाया था तो वहशत का सांप गर्दन से लिपटा था। जात के आईने पर पत्थर बरसे थे, वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई थी। नसीब? उलझे मुंतशिर ख्यालात के साथ उसने सर उठाकर आईने में
इस जन्नत को तलाशा जो दुल्हन थी, मगर उसके सामने जो खड़ी थी वो तो कुछ भी ना थी। कदमों की आहट के साथ कमरे का दरवाजा खुल गया था। उसके झुमके उतारती उंगलियां साकत हुई थी। बेसाख्ता नजर उठाकर उसने आईने में फारिस को ही देखा था। टाई की नोट ढीली करता, कोट उतार कर स्टैंड पर लटकाता, अब वो बेड पर बैठकर अपने जूते उतार रहा था। रिस्ट वॉच, कफ लिंक्स उसने साइड टेबल पर रख दिए थे। वो अजलत में अपने काम कर रहा था और जन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने पत्थर हुई अपने झुमकों में ही अटकी खड़ी थी। वो फारिस वजदान को देख रही थी और फारिस वजदान ने भूले से भी एक गलत निगाह उस पर नहीं डाली थी। बेसाख्ता ही कोई मंजर जहन के पर्दों पर लहराया था। यकायक उसकी अजियत बढ़ गई थी। हाले आईना बनकर माजी का अक्स दिखलाए तो अजियत भर ही जाती है। ये एहसास कितना अजियतनाक होता है कि आप मौजूद हों और कोई आपको उद्यम कर दे, आप मावराई हो जाएं, नजर ही ना आए। कोई ख्याली चोट बनकर जहन में उतरा था। आंखें जल उठी थी। कपड़े बदलकर वो अटैच्ड बाथरूम से बाहर आ गया था। स्याह ट्राउजर पर सफ़ेद रंग की ढीली ढाली सी शर्ट में मलबूस वो अपने आम से हुलिये में बहुत जाज़ब नज़र आ रहा था। अपने इतराफ से यकसर बेनियाज उसने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी थी। अब सिर्फ नेलगू बल्ब ही था जो अंधेरे में मध्यम सी रोशनी का तासुर दे रहा था। मोबाइल चार्जिंग पर लगाए हुए वो सोने के लिए लेट चुका तो खुद पर तारी इस जमूत को तोड़ते हुए जन्नत ने मुड़कर बराहे रास्त उसे देखा। अब आईने का सहारा दरकार ना था। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। हलक में उबरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारते उसने अटैच्ड बाथरूम का रुख किया। कपड़े तब्दील करके वो काफ़ी ताखीर से बाहर आई थी। सोफे पर बैठकर रोई रोई सी मर्रम आंखों के साथ कुछ देर तक वो उसे ही देखती रही थी। नसीब? सफ़ेद शॉल खुद पर फैलाए वो सिसकते हुए सोफे पर नीम दराज हो गई। थकावट का असर था और कुछ गुज़श्ता शब की बेख्वाबी थी कि आंखें बंद करते ही उसे नींद ने आ लिया था और एक बार फिर वो इस बेरहम रात के आहनी शिकंजों में जकड़ी गई थी जो बावजूद कोशिश के भी उसके जहन से निकलती नहीं थी। घर में दाखिल होते ही सारा ने सर उठाकर अपने बेटे को देखा जो निढाल कदम उठाता उनके सामने आकर रुक गया था। आंखें सुर्खो मतवरम थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। सिदरा एक नज़र भाई पर डालती तेज तेज कदम उठाती अंदर चली गई थी, मगर सायरा ऐसा नहीं कर सकी थी। मैं समझ रहा था उसे सज़ा मिल चुकी है, मगर उसकी सज़ा तो जैसे अब शुरू हुई है मम्मा। उमार? सायरा का लहजा काटदार हुआ था। आंखें गमों गुस्से से फैली थी। जन्नत का वलीमा अटेंड करके अभी वो कुछ देर पहले ही लाहौर पहुंची थी और अभी से उमार का ये रवैया और बातें उन्हें इश्तियाल दिला गया था। फारिस वजदान की बीवी है अब वो, शराजी खानदान की बहू। उनका लहजा दो टोक था। उसी फारिस वजदान को सिदरा का रिश्ता क्यों नहीं दिया आपने? सिदरा ने बेसाख्ता मुड़कर अपने भाई को देखा। दीवाना था वो जन्नत के लिए। अब उसकी दीवानगी ने जैसे हर हद पार कर ली थी। अपने भी उसे अब दुश्मन नजर आने लगे थे। मिसेस शेराजी ने फारसी के लिए सिर्फ जन्नत का हाथ मांगा था। सायरा ने तहम्मुल से एक बार फिर अपने बेटे की गलत फहमी दूर करने की कोशिश की थी। उसे समझा समझा कर थक गई थी और वो था कि कुछ समझने को तैयार ही ना था। अगर वो सिदरा का हाथ भी मांगती तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आप इनकार कर देती। सायरा ने लब भींचकर अपने बेटे को देखा। शायद आप भूल रही हैं कि उसके मुतालिक किस तरह की खबरें गर्दिश करती रही हैं। वो सिर्फ अफवाहें थी फारिस, ऐसा नहीं है। उमार हंस दिया। उसकी हंसी भी तंजिया थी। पेशानी मसलते हुए उलझे बिखरे बालों में हाथ चलाते हुए वो जैसे जब्त के मराहिल पर था। शेराजी खानदान को धोखा देकर आप कैसे मुतमिन हैं मम्मा? मेरी समझ से बाहर है। उमार अब के उन्होंने सख्त पथरीली निगाहों से देखा था। तुम्हें मेरी भांजी के मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है, वो अब शादीशुदा है।
बैठा लो ये बात अपने दिमाग में कि वो अब किसी की इज्जत है। उसने जो कुछ भी किया है उसे ज़ेरे बहस लाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका माजी था। मैं उसकी पर्सनल लाइफ मिसेस शेराज़ी के सामने खोलने का कोई हक नहीं रखती थी और ना ही उन्होंने मुझसे इस हवाले से कोई सवाल पूछा था। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ करते हुए दोबारा उसकी आंखों में देखा। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। तुम्हारे दिमाग में ये जो मोहब्बत का चंद रोज़ा भूत सवार है ये उतरेगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं तो जैसे बच्चा हूँ, पागल हूँ, ना समझ हूँ। ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए वो शदीद गुस्से के आलम में मेज़ को ठोकर मारता घर से निकल गया था। सायरा बेबसी से उसे जाता देख कर रह गई थी। सुबह जितनी रोशन, साफ और चमकदार थी, उसके अंदर की दुनिया उतनी ही तारीक, वीरान और सुनसान थी। सुर्ख रंग का कदरे हल्के काम वाला नफीस जोड़ा जेब तन किए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े कुछ बेदिली से अपने बाल बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन, उसने हिम्मत मुजतमा करके कहा था। दरवाज़ा खुल गया। मुलाजमा सामने खड़ी थी। बेगम साहिबा आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं। मैं आ रही हूँ। फ्रेश नज़र आने के लिए लाइट सा मेकअप किए दुपट्टा सलीके से सेट करके वो नीचे आ गई थी। डाइनिंग हॉल में मिसेस शेराज़ी व्हील चेयर पर फारस वजदान के हमरा मौजूद थी। उन्होंने ब्राउन रंग का सादा सा लिबास जेब तन कर रखा था। सफ़ेद रंग की बड़ी सी शॉल कंधे पर थी। मेकअप और ज्वेलरी से आरी वो इस रूप में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उनकी आंखें बहुत नरम सा तासुर देती थी और लबों पर बिखरी शफीक और मेहरबान सी मुस्कुराहट सीधा दिल में उतरती थी। अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरका सलाम करके वो भरपूर एतमाद के साथ मिसेस शेराज़ी के पास आ गई थी। उन्हें सलाम किया था। उसने भी दुआ ली थी और जब झुकी थी तो उन्होंने बहुत प्यार से उसकी पेशानी का बोसा भी लिया था। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में ही बैठा लिया था। फारिस वजदान उसके ऐन सामने झुके सर के साथ अपने टेबलेट की स्क्रीन पर हेडलाइंस देख रहा था। नाश्ता शुरू कर दिया गया। देसी और बेदेसी नाश्ते के लवाजमात से सजी टेबल से मुख्तलिफ डिशेस उठा उठाकर मिसेस शेराज़ी उसके सामने रखने लगी। जन्नत ने नज़रें उठाकर फारिस को देखा। उसका चेहरा स्पॉट ज़रूर था मगर तासुरात सख्त पथरीले ना थे। मिसेस शेराज़ी जब जब उससे मुखातिब होती वो बहुत आराम और तसल्ली से मुख्तसर जवाब देकर अपनी निगाहें टैब पर जमा लेता था। नाश्ता करते हुए उसके अंदाज में अजलत नुमाया थी जैसे वो जल्द अज जल्द यहाँ से उठ जाना चाहता हो मगर मिसेस शेराज़ी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वो उसे बातों ही बातों में उलझा रही थी। खबरों से उसका जहन भटका रही थी। तो फिर हनीमून के लिए क्या प्लान किया है तुम दोनों ने? उन्होंने बातों के दौरान इतना अचानक पूछा कि टोस्ट पर जैम लगाते फारिस के हाथ यकदम रुक गए। जन्नत ने सर उठाया तो निगाहें फारिस से दो चार हुई, बस एक लम्हे के लिए। फिर वो नजरें झुका गई। अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में। तवक्का के बरअक्स उसने बहुत मोहतात अंदाज में जवाब दिया था। तो फिर सोच लो, 1 महीने का ब्रेक लो। और फारस ने अपनी माँ के हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखा। उसकी शादी से वो कितनी फ्रेश और सेहतमंद लग रही थी, जैसे सारे बोझ उनके कंधों से उतर गए हों, जैसे सारे कर्ज अदा कर दिए गए हों। हाँ, कुछ प्लान करता हूँ, उसने जवाब देकर उन्हें भी हैरान कर दिया। अंदर ही अंदर शायद वो ये तवक्का कर रही थी कि वो टाल मटोल से काम लेगा। खुश रहो, उन्होंने दुआ दी। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। कुर्सी धकेल कर उठते हुए उसने मिसेस शेराज़ी की तरफ झुककर उनकी पेशानी का बोसा लिया। तुम भी अपना ख्याल रखना। वो जाने लगा तो मिसेस शेराज़ी के साथ साथ जन्नत की निगाहों ने भी उसका ताकुब किया था। शादी के बाद आज उसका ऑफिस का पहला दिन है, तुम्हें उसे सी ऑफ करना चाहिए। जन्नत ने कुछ घबरा कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठा लिया। वो उठकर बाहर आ गई। सामने ही वो सफ़ेद पत्थरों की रविश पर खड़ा था। रुककर मुड़कर उसे देखने लगा। वो नर्वस होकर रुक गई, आंखों में इस तरह ठहर गया। वो फारस से 3-4 स्टेप्स की बुलंदी पर थी मगर उसकी आंखों के हकारत अमेज तासुर से जैसे ज़मीन की तहों में उतर कर रह गई। नफरत, तहकीर, धुतकार, नज़रों के मफहूम जानती थी वो। नफरतों की पहचान थी उसे। तब ही उसका दिल कटा था
तभी आंखें नम हुई थी। वो एक ऐसे इंसान के सामने खड़ी थी जिसकी आंखों में उनसियत तो दूर की बात, उसके लिए इज्जत भी ना थी। आंटी ने कहा था, उंगलियां मसलते हुए उसने अपनी मौजूदगी की वजाहत देना चाही। के क्या? उसने सवालिया आबरू उठाई। लहजा हत्तुल मकान सख्त ही रहा। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा? बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश मत करना। वो फनकारा। वो चुप रही। एतराज और शिकवे का उसके पास कोई हक नहीं था। उसे तुंद ही से देखते फारिस ने उंगली उठाई। लफ्ज अदा किए बगैर आंखों के तासुर से ही वो उस पर वाजिया कर गया था कि आइंदा वो उसे अपने पीछे सदर दरवाजे में नजर ना आए। जन्नत निचला लब दांतों तले कुचलती अपनी गीली आंखों के साथ यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे बहुत रोना आ रहा था। हालांकि ये रवैया, ये धुतकार और नफरत, ये कुछ नया तो ना था। स्याह शेड आंखों पर लगाए वो उसी वक्त जाने के लिए मुड़ गया था। जब्त करके उसने आंसू दबा लिए थे। नई जिंदगी का आगाज भयानक अंजाम से जुड़ा हुआ था। खौफ के आहनी शिकंजे में जकड़ी वो उसे बेबसी से देखकर रह गई थी। मिसेस शेराजी से उसे वजदान हाउस से मुतारफ करवाते हुए निचली मंजिल पर ही हाल नुमा एक ऐसे कमरे में ले आई थी जो देखने में किसी आर्टिस्ट का स्टूडियो लगता था। वाटर कलर, ऑयल पेंट, एक्रेलिक, हर तरफ की पेंसिल्स, मुख्तलिफ ब्रशेस, कैनवस, पेपर्स, हैवी कार्ड स्टॉक, गर्ल्स के हर वो मटेरियल मौजूद था जो एक आर्टिस्ट को अपनी तख्लीक के लिए दरकार हो सकता है। उसने घूमकर चारों तरफ देखा। गुजरती मनाजर की बेपनाह खूबसूरत पेंटिंग्स दीवारों पर लगी थी और कुछ पैक शुदा हालत में दीवारों के पास ही रखी गई थी। बेश कीमत पेंटिंग्स, आराइशी अशिया, क्रिस्टल, लकड़ी और मट्टी से बनी मुनफरद और मुख्तलिफ डेकोरेशन पीस। जन्नत एक एक चीज़ इश्तियाक के आलम में देख रही थी। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो मेरे मना करने के बावजूद फारिस शेराजी हाउस से ये सब ले आया था। वो चाहता था मैं इस घर को अपनी पेंटिंग से सजा दूं। जन्नत ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर पर विराजमान वो उसके पास आकर रुक गई थी। मेकअप से आरी चेहरा निखरा निखरा सा लग रहा था। आप आर्टिस्ट हैं? ये सब पेंटिंग्स? वो हैरान हुई थी। बस शौकिया रंगों के से खेल लिया करती थी। उनके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट ठहर गई। शौकिया और खेल? ये किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का काम है आंटी। जन्नत सराहे बिना ना रह सकी। कमाल की आर्टिस्ट थी मिसेस शेराजी। कुदरती मनाजर को देखकर असली तस्वीरों का गुमान हो रहा था। मिसेस शेराजी ने उसकी आंखों में उभरते हैरत, तजस्सुस और इश्तियाक के मिले जुले तासुरात को बहुत गौर से देखा था। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि अगर मैं पेंटिंग्स छोड़ दूंगी तो जिंदा नहीं रहूंगी। दीवार पर हुंजा की बुलंद और बाला पहाड़ियों की तस्वीर पर मुतहरिक जन्नत की उंगलियां साकत हो गई। मैंने पेंटिंग्स छोड़ भी दी और जिंदा भी रही, उन्होंने कहा। जन्नत ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। वो अपने बाएं हाथ को अब भी जरा मुश्किल से हरकत दे पाती थी, जिनसे मुतल्लिक हम ये गुमान कर लेते हैं कि उनके बगैर नहीं रह पाएंगे, तो वक्त अपने तौर पर साबित कर देता है कि उनके बिना भी रहा जा सकता है। वो सुन हुई थी अपनी जगह, भाला जैसे दिल पर लगा था। वजूद माजी और हाल के दरमियान पंडोलम की तरह झूलने लगा था। उसने अजियत भरे एहसास के साथ मिसेस शेराजी को देखा। उनकी आंखों में भी कुर्ब की नमी थी, मगर लबों पर एक जिंदा मुस्कान ठहरी थी। इलेक्ट्रॉनिक चेयर को मुतहरिक करते हुए उन्होंने मेज पर रखा आराइशी कलम उठा लिया। पास ही पत्थर पर नसब घड़ी रखी थी। लकड़ी का बॉक्स भी, जिसके तख्तों पर इंतहाई खूबसूरती और नफासत से फूल तराशे गए थे। वक्त बेहतरीन उस्ताद है, महरूमियों के साथ जीना सिखा देता है। हल्क में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारते हुए उसने गाल पर फिसलती लिट को कान के पीछे अड़स कर इतराफ में निगाह दौड़ाई थी। वो अपना जहन भटकाना चाह रही थी, मगर जहन था कि उस एक लफ्ज में उलझ कर रह गया। पेंटिंग्स के साथ ही सामान से भरे कार्टन पड़े थे। वो बेंचों के बल बैठकर क्रिस्टल के गुलदानों को देखने लगी, जिनकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। पास ही एक और बॉक्स पड़ा था, अध खुला हुआ।
वो झुककर उस कार्ड को देखने लगी जिस पर तीसरी क्लास के फारिस वजदान की पहली पोजीशन स्टार्स और स्टिकर्स के दरमियान जगमगा रही थी। ये फारिस का सामान है। बचपन से उसकी आदत है अपनी हर चीज को संभाल संभाल कर रखने की। तुम यकीन नहीं करोगे, उसके खिलौने भी नीचे कहीं पड़े हुए होंगे, सही और सलामत। अपने बेटे के लिए मिसेस शेराजी के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। जन्नत ने रिजल्ट कार्ड वापस रख दिया। नीचे ही प्लास्टिक शीट में मुरझाए हुए फूलों का ढेर नजर आ रहा था। एक ड्राइंग पेपर भी था, फोल्ड किया हुआ। उसने खोल कर देखा। गेट वेल सून बच्चे की लिखाई में बड़ा बड़ा लिखा था। मिसेस शेराजी ने डोर खींचकर दीवार गिर खिड़कियों से पर्दे हटा दिए थे। कमरा मजीद रोशन हुआ तो दीवार पास गोल मेज पर सीधी रखी फ्रेम्ड पेंटिंग्स उसे अपनी जानिब मुतवज्जा कर गई। परफेक्ट उसके लबों से बेइख्तियार निकला था। मिसेस शेराजी ने उसे मुस्कुरा कर देखा। सबसे आखिर में जरका फ्रेम वाली बड़ी पेंटिंग रखी थी। बेहद एहतियात से उसे सीधा किए वो कुछ मबहूत होकर देखने लगी थी। वो कुरान की एक आयत थी जिसे स्याह पेंटिंग पेपर पर कुदरती मनाजर की झलकियों में इंतहाई खूबसूरती और महारत से लिखा गया था। इन्ना माअल उसरी युसरा। तमाम हरूफ मुख्तलिफ मनाजर खुद में समोए हुए थे। फूल, आसमान, खिजा, रसीदा दरख्त, खारदार झाड़ियां और हरे भरे दरख्तों के झुंड, वसी सब्जाजार। अल उसर लफ्ज में खिजा का मंजर था। नोकीले स्याह दरख्त, कांटेदार खार झाड़ियां और उससे आगे युसरा सरसब्ज फूलों, हरे भरे दरख्तों और वसी सब्जाजार की झलक दिखलाता हुआ। मगर युसरा का अलिफ मुख्तलिफ था, हुजम में भी लिखाई में भी। हरफ अलिफ आसमानी रंग का था। आसमान ही की तरफ उठा लहलहाते हुए बादलों की खूबसूरती झलक दिखला रहा था। पूरी आयत एक ही लिखाई, एक ही अंदाज में थी। आउटलाइन भी एक ही रंग, मगर अलिफ जो आसमान की झलक दिखलाता था वो सबसे अलग, सबसे नुमाया, सबसे मुनफरिद था। जन्नत काफ़ी देर तक रियलिस्टिक अंदाज में बनाए गए इन मनाजर को हरूफ के उतार चढ़ाव और स्याह बैकग्राउंड पर सुनहरी रोशनी की तरफ उभरती इस आयत को देखती रही। मैं भी यही चाहती थी कि कोई इसे देखे, फिर दोबारा देखे और तब तक देखता रहे जब तक उसका राज ना पाले। राज? उसने चौंक कर मिसेस शेराजी को देखा था। क्या आर्टिस्ट भी अपनी पेंटिंग्स में राज छुपाते हैं? मिसेस शेराजी मुस्कुरा दी। वो राज मेरा नहीं, इस आयत का है, इस आयत में ही छुपा है। जन्नत की आंखों में एक गैर मुबहम सा तासुर आकर ठहर गया। कुरान की हर आयत एक जवाब है इस सवाल का जो इंसान के अंदर उठता है। जो जवाब उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता जब तक सवाल समझ में ना आए। मिसेस शेराजी कह रही थी, अब इस आयत को देख लो, ये भी एक सवाल का जवाब है। वो सवाल जो एक वक्त में मेरे अंदर उठा था और जवाब किसी वजह से तुम्हारे अंदर भी होगा। कुछ सवाल मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर उनका जवाब एक ही होता है। नासमझी के आलम में मिसेस शेराजी को देखते हुए जन्नत की मुस्तरिब निगाहें उसर पर आकर ठहर गई। उसकी तमाम तर तवज्जो अब वहीं थी, फिजा से मुरझाए हुए दरख्तों और पत्तों पर। आजमाइश की वादियों में भटकते हर इंसान को इस आयत पर गौर करना चाहिए। हर मरीज को, हर सकीम को, हर अलील को वो कह रही थी। फ्रेम पर जन्नत की मखरूती उंगलियों की गिरफ्त यकायक मजबूत हुई थी। इस आयत का सिर्फ वही मतलब नहीं है जो हम अक्सर पढ़ या समझ लेते हैं। इसका एक और मतलब उसके हरूफ में कहीं छुपा है। उनका लहजा पुरइसरारियत में ढला था। दूसरा मतलब, जन्नत के लब हिले। मिसेस शेराजी लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए उसे चंद लम्हों तक देखती रही। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। मैंने जानबूझकर युसरा के अलफ को नुमाया किया है ताकि मेरी तरह किसी को दिक्कत का सामना ना हो और उसे आगाज पकड़ने में कुछ आसानी हो। अपनी बात के इख्तिताम पर धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चेयर का रुख दरवाजे की जानिब मोड़ दिया था और जन्नत कमाल पेंटिंग हाथों में लिए अपनी जगह खड़ी रह गई थी। जन्नत, खुदा के लिए, जन्नत, जन्नत, मेरा बच्चा। शोर एकदम से भरा था, आवाजें तेज हुई थी। एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और वो लहराकर कांच के टुकड़ों पर आन गिरी।
अम्मी, वो रोते हुए दबी आवाज में चीखी थी। अम्मी, अम्मी। यकायक ही उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर एक झटके से उठ बैठी थी। अम्मी। लबों पर हल्की सी जुम्बश हुई थी। कपकपाते हाथों में शाल बींचते हुए उसने किसी एहसास के तहत सर उठाया था। अगले ही लम्हे फारिस वजदान की शोला बार निगाहों की जद में आते ही बर्फ हो गई। उसका दिल रुक गया, आंसू थम गए। वो जिस तरह से उसे देख रहा था उसे लगा वो सांस भी ना ले पाएगी। एक बार फिर वो उसके आराम में मुखल हुई थी। एक बार फिर वो उसकी आवाज से बेदार हुआ था। गुज़श्ता कई रातों से यही हो रहा था। वो सोते में अक्सर डर जाती थी, रो पड़ती थी, चीखने लगती थी। मुजरमों की तरह शर्मसारी से सर झुकाकर उसने पेशानी पर फिसलती लिट को कान के पीछे अड़सता ब्लैंकेट और तकिया उठाया और कमरे से निकल गई। लाउंज में डबल सोफे पर बैठते ही उसका जब्त खत्म हो गया। आंखें छलक पड़ी। सुर्ख ईंटों पर फैलता खून, क्रीम टाइल्स पर ढेर होता वजूद। उसकी आंखें धुंधलाने लगी, वजूद कपकपाने लगा। माजी एक बार फिर उसके हवासों पर सवार हो चुका था। खुदा तुम्हें उसकी वो सजा देगा जो तुम सारी उम्र याद रखोगे। शोर एक बार फिर उठा था। आवाज समातों में हथौड़े की तरह लगी थी। पेशानी घुटनों में टकाए वो हिचकियां लेकर रोने लगी। आहट के साथ कमरे का दरवाजा झटके से खुल गया था। अजलत में आंसू पोंछते उसने बेइख्तियार सर उठाया था। राहदारी में बेडरूम के दरवाजे में खड़ा और कहरबार नजरों से उसे ही देख रहा था। अटेंशन सीकर, इसकी बुरबुराहट वाज़िया थी। एक नफरत भरी निगाह जन्नत पर डालते वो झटके से पलट गया था। हिचकियों का गला घूंटते, सिसकियां लबों तले दबाए वो उसे गीली आंखों से देख कर रह गई थी। जहन की स्क्रीन पर अब कोई मंजर ना था, ना समातों से कोई आवाज टुकरा रही थी। एक जामत सन्नाटा था जो हर तरफ छा गया था। नफरत भरी एक निगाह ही काफी थी उसे दर्दनाक माजी से कुर्बनाक हाल में पटकने के लिए। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। तारीकी में अक्स रोशन हुआ, आईने पर दरारें पड़ गई थी। मुआजना शुरू हो चुका था। दो चेहरे एक हो गए थे। अजियत फन फैलाए वजूद से लिपट गई थी। दुनिया का सबसे हसीन और शफाफ जज्बा मोहब्बत का है। इस जज्बे में सलाहियत है नफरत की हर चट्टान को पाश पाश कर देने की। मोहब्बत बहुत भारी और मुश्किल था ये लफ्ज़ उसके लिए, जो लबों से अदा होता था। ना खुशी का एहसास दिलाता था, जो उम्मीद जगाता था, ना यकीन दिलाता था। मोहब्बत आईना सामने था, आईना वाज़िया था। जन्नत ने आंखें मींच ली, लब भींच लिए। गुज़श्ता कई रातों की तरह वो रात भी उसने आंखों में ही काटी थी और दिल माजी के असदहों से लिपटा सारी रात रोता रहा था। वो फारिस वजदान के लिए अदम थी, मावराई ना नजर आने वाली, एक ऐसी तख्लीक जिसके होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता भी तो क्यों? क्या वो उसकी मर्जी और मंशा से इस घर में लाई गई थी? नहीं, हरगिज नहीं। तो फर्क पड़ता भी तो क्यों? कमरे में तो जैसे तैसे उसे बर्दाश्त कर चुका था, मगर अपनी जातियात में ना किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त करता था, ना ही उसे अपनी जिंदगी में कोई मुकाम देने को तैयार था। गुस्से का इंतहाई तेज मुश्तअल यही वजह थी कि वो खुद भी मुहतात हो गई थी और इस घर में इस तरह से रहने लगी थी जैसे वो चाहता था रहे। अजनबियों की तरह, मुसाफिरों की तरह, जिन्हें चंद रोज यहाँ ठहरना है और फिर चले जाना है। मगर वो मुसाफिर नहीं होना चाहती थी, अजनबी नहीं रहना चाहती थी। लेकिन उसके बस में था ही क्या? वो खुद को इतना कमज़ोर, इतना लाचार महसूस करती थी कि हक के लिए आवाज़ तक ना उठा सकती थी। फारिस ने हदूद का तयन किया था तो वो भी अपने होल में बंद हो गई थी। उसने खामोशी को पसंद किया था तो वो भी सामत म्यूट हो गई थी। मगर ये खामोशी अब उसे अंदर ही अंदर मिटाने लगी थी, उसकी उलझन बढ़ाने लगी थी। एक मुअय्यन मुद्दत तक वो निकाह का पाबंद था, एक मुअय्यन मुद्दत तक ही वो उसे अपने घर में रखे हुए था। जब वो मुद्दत तमाम होगी, जब वो वजह इख्तिताम होगी, उसके बाद उसके आगे क्या? तलाक का तसव्वुर उसकी रूह खींचने लगा था। कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल अज़ियत बढ़ाने लगता था। मगर वो करते भी तो क्या?
नफरत की इस दीवार को ढाती भी तो कैसे, वो तो खुद खाली दामन थी। हालात से लड़ने के लिए तो अब उसके पास एक मोम सी उम्मीद भी ना रही थी। एक्सक्यूज मी। पार्क से वापसी पर वजदान हाउस के बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होते हुए वो चौंक कर रुक गई थी। मुड़कर देखा तो सामने यजदानी हाउस के मेन गेट पर जीन्स और सफेद टॉप में मलबूस लड़की उसे हाथ से रुकने का इशारा करके अजलत में कदम उठाती उसके पास ही आ गई थी। भूमें सकेड़ कर पहले उसने जन्नत को देखा सर से पांव तक, फिर वजदान हाउस पर यूं नजर डाली जैसे तसल्ली चाह रही हो कि इसकी आंखों ने हरगिज धोखा नहीं खाया। उसके बाद पेशानी पर बल और आंखों में शक लिए वो सीने में बाजू बांधे उसके करीब हुई। आपकी तारीफ। जन्नत ने मुंह उचकाकर उस लड़की को हैरत से देखा। तुम्हें क्या लगता है, उसने कहा तो लहजे से नागवारी झलक रही थी। फारिस भाई के आगे पीछे परवानों की तरह फिरने वाली लड़कियों में से एक, उसने तमस्खर उड़ाया। तो क्या तुम भी उनमें से हो? जन्नत ने सवाल उठाया। वो जल सी गई, तप सी गई, लेकिन आगे से कुछ ना बोली। कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? वही तफ्तीशी अंदाज। तुम कौन हो और मुझसे क्या पूछ रही हो? जन्नत ने उसे अब के ठीक ठाक उसकी क्लास लेने की ठानी। आयमा ज़हीर हूँ मैं। फारिस वजदान मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर है। शिराजी खानदान के साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं। गर्दन अकड़ा कर उसने तारुफ करवाया। और तुम? रुक कर एक बार फिर सड़ता पैर जन्नत का जायजा लिया। तुम कौन हो? जन्नत ने चंद लम्हों तक उसे बेतासुर निगाहों से देखा, फिर अंदर दाखिल हो गई। आयमा ज़हीर चौंकी, फिर ठटकी। इस तरह वो पहली बार नजरअंदाज हुई थी। सदमा गहरा था। निकलने में चंद लम्हे लगे, फिर वो सरपट उसके पीछे भागी। सफेद रविश पर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। आई एम अंगेज। उसने हाथ लहराकर अपनी अंगूठी जन्नत को दिखाई। गुड टू नो। एक बार फिर जन्नत उसे मुकम्मल नजरअंदाज करती मरकजी दरवाजे की जानिब बढ़ी। आयमा ज़हीर उसके बराबर कदम उठाने लगी। कुछ देर पहले तक जो खुफगी के तासुरात थे वो अब खत्म हो चुके थे। वैसे क्या चल रहा है? घर तक आ गई हो? कहाँ तक बात बनी? लहजे में इश्तियाक था, तजस्सुस था, एक्साइटमेंट थी। जन्नत उसे देख कर रह गई। वैसे मैं तुम पर वाज़ा कर देना चाहती हूँ, ये कोशिश उन पर नहीं चलती। वो उसके बराबर कदम उठाने लगी। किसी और सियारे की फजाई मखलूक हो। लड़कियों से 10, 20, 30 कदमों की दूरी पर रहते हैं। खड़े खड़े मुंह पर बेइज्जती कर देते हैं, इंतहा के मगरूर। लेकिन मेरे साथ वो अच्छे हैं क्योंकि मैं उनकी बहन हूँ। मतलब असली वाली नहीं, लेकिन वो उज़ैर भाई के दोस्त हैं, इसलिए वो मेरे भी भाइयों जैसे ही हैं। और सच पूछो तो मुझे भी बड़ा मान है उनकी शादी का। अरमान है उनकी शादी का। वो जन्नत के साथ अंदर आ गई थी। मैंने तो सोच रखा है उनकी शादी पर खूब हल्ला गुल्ला करूंगी। आखिर इतना इंतजार करवा रहे हैं। वो आंटी तो बस उनकी ना से आजिज आ चुकी हैं। एक बार फिर मैंने उनसे कहा है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। गन पॉइंट पर निकाह करवाएं या जज्बाती ब्लैकमेल करें उन्हें, या फिर एजेंसी वालों से बात करके पहले उन्हें अगवा करवाएं, फिर रहाई की शर्त निकाह रखें। और आंटी इतनी मासूम हैं, वो मेरे मशवरों से ही डर जाती हैं। जन्नत के पीछे वो अमेरिकन तर्ज के शानदार किचन में आ गई। जुबान अभी भी चल रही थी। असल में वो खासे मगरूर वाक़या हुए हैं। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, ना वो अपनी पसंद बताते हैं। बस यही कहते रहते हैं, मैंने शादी नहीं करनी। भाई ये डायलॉग तो हम लड़कियों के हैं, फारिस भाई ने चुरा लिए। अब बंदा पूछे क्यों नहीं करनी तो कहते हैं बस नहीं करनी। ये लाइन भी हमारी ही है। कैबिनेट खोलकर जन्नत ने 2 गिलास निकाले, फिर उनमें लाइम जूस अंडेला। पुश्त आयमा ज़हीर की तरफ थी, जो काउंटर टेबल के उस पार खड़ी हाथ हिला हिला कर कह रही थी, ऐसी ऐसी लड़कियों के रिश्ते उन्होंने ठुकराए हैं, ऐसी ऐसी लड़कियों के कि मैं क्या बताऊं। जन्नत ने उसे लाइम जूस केक और पेस्ट्री के साथ पेश किया। तो तुम यहाँ काम करती हो? पूछते हुए उसने यहाँ वहाँ भी देखा कि शायद वो हेड सर्वेंट हो, या घर की मुंतजिमा, या फिर मिसेस शिराजी की कोई स्टूडेंट। जन्नत ने नफी में सर हिलाया। तो फिर मैं जन्नत कमाल हूँ, फारिस वजदान की बीवी। जूस पीते हुए आयमा को जोर का उच्छू लगा। गिलास रखकर बुरी तरह से खांसते हुए उसने जन्नत को देखा, कुछ हैरत, सदमे और बेयकीनी से। फिर हंसी और बेसाख्ता हंसती चली गई। नाइस जोक, आई लाइक इट।
हंसते हंसते बेहाल ही हो गई। फिर हंसी जब्त करके बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में काउंटर पर कोहनियां जमा कर आगे हुई। देखो, अगर तुम उनमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ फारिस भाई को इस शादी पर आमादा करने के लिए। अब बकायदा एक प्लानिंग की जरूरत है। हमें एक जाल बिछाना होगा, ऐसा जाल जो उनके दिल को काबू कर ले। सर झुकाए बड़े ही पुरइसरार अंदाज में बात करती वो जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट बखेर गई। अरे अरे, तुम तो अभी से शर्मा रही हो। आयमा के अकब में सीढ़ियों पर नजर पड़ते ही जन्नत की मुस्कुराहट सिमट गई। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिलकर गेम खेलते हैं फारिस भाई के साथ, कोई चाल चलते हैं, देखना खुद से हाँ कर देंगे वो शादी के लिए। सर पर चिपत रसीद हुई तो उसे यकायक खतरे का अदराक हुआ। लफ्ज गुम हो गए। यकीनन वो उसकी खुफिया गुफ्तगू सुन चुका था। अल्लाह फारिस भाई, एक तो आप भी ना पूरे 3 माह बाद वापस आई हो, मगर मजाल है जो आप मेरा कभी अच्छे से इस्तकबाल कर लें। किसके साथ गेम खेलना है और किसके लिए चाल चलनी है, उसके तासुरात सख्त ना थे। आंखों में जन्नत ने पहली बार नरमी देखी। वो मैं असल में आयमा हकलाई। वो क्या मैं असल में, जरा से सख्त तासुरात के साथ पूछा गया। वो मैं इनसे एक नावल डिस्कस कर रही थी, उसने जन्नत की तरफ इशारा करके कहा।